नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आप सबको बधाई दी जाए और इस बात की बधाई दी जाए कि आपके कंट्रीब्यूशन से भारत बन चुका है नंबर वन। आपके कंट्रीब्यूशन से, मेरे कंट्रीब्यूशन से आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। अरे भैया, धरती पर हो तो कंट्रीब्यूशन है, अगर जिंदा हो तो कंट्रीब्यूशन है, पापा भी हो तो भी कंट्रीब्यूशन है, बच्चे हो तो भी कंट्रीब्यूशन है। तो भैया बात यह है कि भारत नंबर वन बन गया है। किस चीज़ में नंबर वन बन गया है? तो ये तस्वीर पर्याप्त है बताने के लिए कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। बड़ा सवाल बनता है कि जनसंख्या के मामले में लिया गया ये जो हमारा कदम है, या फिर हमने जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, वो कितना मायनेपूर्ण है। आज के सेशन में इस विषय की चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात हम ये भी जानेंगे जनसंख्या बढ़ने के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए इसे ज़रूर जानें क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो उनके अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। यदि आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो जीएस पेपर 3 से आपको यह सीधा रिलेट होता है। चलिए कुछ खबरें आपको हेडलाइन के रूप में दिखाते हैं, फिर उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या आपके साथ शुरू करेंगे। इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना मिड ईयर, यूएन का एस्टिमेट जो हुआ करता था वो हो चुका है, और वो ये है कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है मोस्ट पॉपुलस नेशन बनने के अंदर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनने के अंदर, क्योंकि अब हमारी जनसंख्या हो चुकी है 142.86 करोड़। जी हां साथियों, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यानी दुनिया भर के अंदर अगर आपको भीड़ कहीं नजर आती है तो उसमें आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। चीन भारत से पीछे चला गया है। कितना पीछे चला गया है? तो लगभग फिगर बताते हैं कि 31 लाख आबादी चीन की भारत से कम है। यह जानकारी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की गई है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपनी जानकारी के अंदर यह बताया गया है कि 1950 से लेकर अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके आधार पर यह देखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन ऑलरेडी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। नवंबर 2022 के अंदर यूएन ने इसके बारे में अनाउंस किया था और कहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन का नंबर प्राप्त कर चुकी है। यह जानकारी रखने वाली संस्था कौन है? तो यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन फंड नामक जो संस्था है वो इस प्रकार की जनसंख्या देती है। साथियों, 19 अप्रैल का ये आप ट्वीट लगा देख रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट 8 बिलियन, आर देयर टू मेनी पीपल और टू फ्यू? दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस. See how becoming 8 billion is strong open humanity to infinity possibility and why UNFPA is making a case for right and choices. यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया हुआ जो संगठन है, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन के नाम से आप जानते हैं, उसने इसे नाम दिया है इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज। 8 बिलियन लाइव्स, इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट एंड चॉइस। यानी 8 बिलियन लोग अगर दुनिया में हो गए हैं तो ये अपने आप में इन्फानाइट, अनंत संभावनाओं को जन्म देते हैं। 8 बिलियन स्ट्रांग हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो हैं वो राइट चॉइसेस के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी अतिरिक्त रूप से दे देना चाहता हूँ ताकि आप इस बात से थोड़ा सा वास्ता रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज को जान सकें। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में जनसंख्या के सही आंकड़े हमारी जो खुद की सेंसस होती है, जनगणना होती है, जो कि एक दशक में यानी कि 10 साल के अंदर होती है, उसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे गत वर्ष जो आखिरी बार वाली जो हमारी जनगणना थी वो 2011 की थी। हमारी जो नेक्स्ट जनगणना थी वो अपेक्षित थी 2021 में, लेकिन वो नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? यानी उसका सेंसस डेटा बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो इस बारे में अभी तक कहीं भी कोई सुर्खी अथवा न्यूज़ नहीं है। इससे पहले 2011 से 2001 के अंदर जनसंख्या की गणना हुई थी। इस प्रकार से हर 10 साल के अंदर भारत अपनी जनसंख्या की गणना करता है। अगर इंडिया के हिसाब से हम चलें तो हमारे 21 के आंकड़े अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ये यूनाइटेड नेशंस को कैसे पता चल गया?
क्या इसने आंकड़ों को कैलकुलेट करवाया है क्या किसी से? देखिए ये लोग ना एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लगाकर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब इनके पास में कुछ डेटाज होते हैं जो कि अलग अलग सेक्शन से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि भारत का ही मान लीजिए, हमारा हेल्थ सर्वे डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट आई, उसको दिमाग में रख लिया, या फिर एक औसत निकाल लिया कि प्रति वर्ष भारत में इतने बच्चे पैदा होते हैं, प्रति मिनट भारत में इतने बच्चे पैदा होते हैं, तो बताइए एक साल में कितना पैदा होंगे। तो ये गणितीय गणना के आधार पर ये जानकारी निकालते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली मतलब फिगर मार्क करना है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो उस फिगर को जानने के लिए आप लोगों को भारत के सेंसस का इंतजार करना होगा। लेकिन जब बात यूएन की हो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत यूएन को मान्यता देता है, ऐसी स्थिति में यूएन की बातें मानना हमारे लिए जरूरी है। और उस स्थिति में चाइना के बारे में एक बार फिगर देखें और फिर उसके बाद हम इंडिया का फिगर आपसे साझा करेंगे। चाइना का फिगर 2023 में दिखाता है 1.4 बिलियन, मतलब 4 बिलियन जो पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर चीन की, वो दिखाता है। यहां पर अलग अलग फिगर हैं, जैसे कि कितना परसेंटेज 0 से लेके 14 साल तक के बच्चों का है, 10 से लेके 19 तक का बच्चों का कितना परसेंटेज है, 10 से लेके 24 तक के बच्चों का कितना परसेंटेज है, या फिर 15 से लेके 64 तक के जो वयस्क हैं उनका कितना परसेंटेज है। इस प्रकार से ये सारे आंकड़े यहां पर देखे जाते हैं। आप इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे चलकर हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आप ना यहां पर कुछ चीजों पर फोकस जरूर करिएगा। जब चीन की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट पर फोकस करिए, विच इज 1.2। ये पॉइंट आपको दिखाई देना चाहिए और इसको वर्थ मेंशन मानकर आप चले। इसी प्रकार से आप यहां पर देखें तो यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कि कोई व्यक्ति कितना जिएगा, तो चीन के अंदर जो पुरुष हैं वो एवरेज 76 साल और महिलाएं एवरेज 82 साल जीवन बिताएंगी। ये 2 पॉइंट क्या क्या हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, मेल और फीमेल का गणित क्या है, ये मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आप इंडिया का भी आंकड़ा देख लें। इंडिया में बाकी आंकड़े आपके सामने हैं, कंपैरेटिवली भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर टीएफआर और टीएफआर के साथ साथ इंडिया के इंसान, पुरुष और महिला की उम्र भी आपके सामने है। पहले मैं आपको बता देता हूं टोटल फर्टिलिटी रेट का अर्थ क्या निकाला जा रहा है। असल में टोटल फर्टिलिटी रेट कंसीडर की जा रही है कि पूरे देश के अंदर जो युगल हैं, महिला और पुरुष हैं, एक स्वस्थ महिला के द्वारा पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रिप्लेसमेंट रेट कहलाती है यदि भारत या दुनिया का पूरा देश मिलकर के 2.1 बच्चे पैदा करें। आप पूछेंगे 2.1 बच्चे मतलब एक महिला अपने जीवन काल में 2.1 बच्चों को अगर जन्म देती है। आप कहेंगे गजब का बात करते हो, 2.1 बच्चा कैसे पैदा होगा, बच्चे फ्रैक्शन में होते हैं क्या? अरे भाई मान लीजिए इसको ऐसे कहा जाए कि 1000 महिलाओं द्वारा 2100 बच्चों को जन्म दिया गया, कुछ इस प्रकार से आप फिगर को देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इस प्रकार के जो फिगर्स हैं इनको अगर आप मेंशन करके चलते हैं तो होता क्या है कि जितनी महिलाओं के द्वारा जितने बच्चों को जन्म दिया गया उस आधार पर रेट डिसाइड होती है, दैट इज टीएफआर। ये टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाती है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकती है। यूनाइटेड नेशन मानता है कि यदि पूरी दुनिया के अंदर 2.1, या दुनिया नहीं आप देश की भी बात कर लें, मान लीजिए इंडिया की बात करी, इंडिया में वर्तमान में अगर 2.1 की रेट प्राप्त हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जितनी जनसंख्या आज इंडिया की है यही अगली बार भी मिल जाएगी। यानी कि एक ऐसी रेट है जिसे रिप्लेसमेंट रेट कहा गया है यूएन के द्वारा, कि अगर इतने बच्चे पैदा होते रहें तो रिप्लेसमेंट रेट बरकरार रहेगी, अर्थात जितनी जनसंख्या है उतनी बरकरार रहेगी। दूसरा सवाल बनता है अगर इससे नीचे चले गए तो क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है जितनी वर्तमान जनसंख्या है उतनी नहीं रहेगी। चीन के अगर आपने आंकड़े देखे थे तो इसमें यह आंकड़ा 1.2 दिखाई पड़ रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ? 2.1 से काफी कम था, और अगर यह आंकड़ा काफी कम था तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन चीन की स्वाभाविक रूप से कम हो रही है, ठीक है ना। यहां पर 2.1 से इंडिया की भी कम है, इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन कम होने वाली है। अर्थात भारत की जो रेट कम हो रही है वो तुलनात्मक रूप से चीन के मतलब काफी कम है, क्योंकि काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है वो 1.2 पर चल रहा है, सॉरी चीन एक 1.2 पर चल रहा है और जो इंडिया है वो 2.0 के ऊपर रन कर रहा है। चलिए, तो फिलहाल अब इस फिगर को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस प्रकार देख लेते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी की चर्चा करें जो कि वर्तमान में अकॉर्डिंग टू यूएन 142.86 करोड़ हो चुकी है, इस आबादी के अंदर 68% लोग वर्तमान में
15 से लेकर 64 साल के हैं। इस 15 से लेकर 64 का मतलब क्या है? असल में 15 से लेकर 64 के बीच की जो पॉपुलेशन है ना, इसको आप वर्किंग कैपिटल मान सकते हैं आप अपने देश की। यानी कि एक प्रकार से ये वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम पर जाती है, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करती है। यानी कि ये सब लोग अगर धंधा पालें तो देश के अंदर निश्चित तरक्की साथ में होगी। अगर हम 0 से लेकर 14 साल के बच्चों की बात करते हैं तो देश के अंदर आबादी उनकी 25% है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। और अगर हम बात करते हैं 65 साल से ऊपर के मतलब जो वयस्क हैं या फिर जो सीनियर लोग हैं, उनकी 7% देश के अंदर आबादी है। अब देखिए, इन्हीं फिगर से हमारे सामने पॉजिटिविटी भी आती है और चैलेंजेस भी आते हैं। पॉजिटिविटी सबसे पहली ये आती है कि हमारे पास काम करने वाले लोगों की संख्या जबरदस्त है, लेकिन नेगेटिविटी भी यहीं से आती है कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। माना कि दुनिया में भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम देखें प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हम 100 से भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में तो है जिससे हम खुश हो लेते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम बहुत पीछे पिछड़ जाते हैं। इसी प्रकार के फैक्टर्स को हम कंपेयर भी करने वाले हैं साथियों। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन के अंदर 15 से लेकर 64 साल के जो उम्र के लोग हैं उनकी आबादी 69% है, 0 से 14 की आबादी 17% है, 65 साल से ऊपर की आबादी 14% है। इंडिया की पॉपुलेशन अगर भविष्य में देखी जाए तो 2100 तक पहुंचते पहुंचते 1.53 बिलियन यानी हम आने वाले समय में 153 करोड़ तक का हाईएस्ट आंकड़ा छुएंगे वर्ष 2100 के अंदर तमाम सरकारी प्रयासों के बाद। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, अगर चीन के साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा है, बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम चीन को हमसे आगे ही देखते आए हैं, चीन ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो जनसंख्या कंट्रोल कर गया और हम आगे निकल गए? तो चलिए मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। देखिए, भारत और चीन का अगर कंपैरिजन 1800 सदी से लेकर के आते हैं ना, तो भी चीन हमसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री था। आप इधर देखिए, ये सारे आंकड़े पर्याप्त हैं बताने के लिए कि चीन में जनसंख्या हमेशा भारत से ज्यादा ही रही। जब हम आजाद हुए तब भी चीन की जनसंख्या हमसे लगभग 15 करोड़ ज्यादा थी। वर्ष 2000 में भारत और चीन की जनसंख्या में लगभग 20 करोड़ का अंतर था, लेकिन 2023 का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो आप देखते हैं कि चीन की जनसंख्या भारत से कम दिखाई पड़ रही है। ऐसा इन्होंने क्या किया कि मात्र 20 साल के अंदर, या फिर एक तरह से थोड़ा टाइम स्पैन, हालांकि 20 की जगह 40 का है, वो मैं आपको जब डिटेल में चलेंगे तब बताएंगे, तो ये टाइम स्पैन में इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके चलते ये जनसंख्या पर नियंत्रण पा गए। और तो और साथियों, आने वाले समय में वर्ष 2100 तक जिस तरह के भारत में प्रयास चल रहे हैं उन्हें देखा जाए तो साथियों 153 करोड़ जनसंख्या भारत की हो जाएगी और चीन नियंत्रण स्थापित करके 76.6 करोड़ की आबादी तक पहुंच जाएगा। यानी चीन आने वाले समय में एक वर्ल्ड सुपर पावर होगा जिससे उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में आपसे साझा करते हैं। चलिए, वर्तमान में पॉपुलेशन इन्होंने कैसे काउंट की होगी तो उसके लिए आप एक आंकड़ा देखिए। आज के सेशन को जब हम तैयार कर रहे थे उस समय रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी वर्तमान में है। वर्तमान पॉपुलेशन में प्रतिदिन होने वाले लोगों के जन्म की संख्या 40,000 है, प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 20,000 है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है प्रतिदिन वो 20,266 का है। दुनिया का आंकड़ा देख रहे हैं आप, दुनिया में प्रतिदिन इतना बच्चा जन्म ले रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडिया में प्रतिवर्ष इतना बच्चा जन्म ले लेता है जो कि 75 देशों की आबादी के बराबर होता है। आज के सेशन में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की जब बात की जा रही है तो भारत सबसे आगे है, ये तो पता चल गया, लेकिन दुनिया में और कौन से देश इसके पीछे चले आ रहे हैं? तो इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएस, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशियन फेडरेशन और मैक्सिको दिखाई पड़ता है यूनाइटेड नेशंस की एफपीए की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2030 तक ही यह आंकड़ा बदल जाएगा। इंडिया तो नंबर 1 पर रहेगा, लेकिन रशिया की पॉपुलेशन और नीचे चली जाएगी, यानी 10वें नंबर पर पहुंच जाएगी। दुनिया की पॉपुलेशन की अगर हम 2100 में बात करें, जब भारत की पॉपुलेशन 1.53 बिलियन होगी, वहां दुनिया की पॉपुलेशन 11.2 बिलियन होगी। यह आने वाले समय का प्रोजेक्शन है। दुनिया अभी और जनसंख्या की तरफ बढ़ने वाली है। साथियों, यूएन की रिपोर्ट जो 2022 में आई थी उसमें बताया
बताया गया था कि दुनिया के दो हिस्से ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलस एरिया में कवर किए जाएंगे। इनमें से दुनिया का पूर्वी किनारा और दक्षिण पूर्वी किनारा जो एशिया का है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन लोगों को रखेगा। दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 29% ये हिस्सा रखेगा, जिसमें कौन से देश शामिल हो गए? इंडिया शामिल हो गया, चाइना शामिल हो गया, इंडोनेशिया शामिल हो गया, चीन शामिल, पाकिस्तान शामिल हो गया। दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप विचार करके देखें, दुनिया की लगभग 30% पॉपुलेशन एक छोटे से क्षेत्र के अंदर दुनिया में निवास कर रही है। आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोस्ट पॉपुलस रीजन जो है वर्ल्ड का वो सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न एशिया होगा। यूएन का ये दावा है आने वाले रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए। कौन से क्षेत्र हैं? तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, आसियान, इंडिया, चाइना, ये वाला जो क्षेत्र है एशिया का, ये मोस्ट पॉपुलस एरिया निकल करके आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आंकड़े बढ़ने की जो मतलब कब से बढ़े, कब गिरावट आई, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन इंडिया के केस में किस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, ये हम आपके सामने कुछ तथ्यों के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले चीन में भारत की तुलना में आधे बच्चे पैदा होते हैं। 2022 में चीन में 95 लाख बच्चों का जन्म हुआ। 2021 की तुलना में यह 10% कम था। भारत के अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का भी हवाला ले लिया जाए तो 21-22 में साल भर में 2.03 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, यानी हर दिन औसतन 56,000 बच्चे पैदा हुए। इनसे पहले 20-21 में 2 करोड़ से कुछ ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ। लगातार बच्चों की संख्या में इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में जितने बच्चे जन्म लेते हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 78 देशों की आबादी उनसे कम ही बैठती है। आप पूछेंगे ऐसे कौन से देश आ गए? अरे भाई साहब, इजराइल के अंदर खुद के अंदर आबादी वर्तमान में 95 लाख के आसपास है। इजराइल बड़े देशों में कंसीडर होता है। बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, जो कैरेबियन देश हैं या ओशिनिया कंट्री हैं या फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुछ अफ्रीकन देश हैं, इन सबको काउंट कर लिया जाए तो ऐसे 78 देश दुनिया में निकल कर आ जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन के बराबर इंडिया में एक साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इंडिया पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ क्यों रही है? हाँ जी, इतनी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण, हमारे लिए हमारी अच्छाई शायद बुराई बन गई। कैसे? साथियों, हमारे यहां पर शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। अर्थात 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। आप पूछेंगे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चे मरे तो क्या अच्छी बात होती है क्या? जी नहीं। पहले ऐसा होता था कि बच्चों की मौत प्रति 1000 महिलाओं पर जो मौत का आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा अब सुधर चुका है। क्यों? क्योंकि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। तो क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा होना बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से तो ये दिखाई पड़ता है। परोक्ष रूप से जो कारण निकल कर आएंगे, जिनमें देश की समृद्धि भी एक बड़ा कारण बनेगी, उसे भी हम साझा करेंगे। दूसरा बड़ा कारण कि नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28, जिसको नियोनेटल कहते हैं। आप में इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार हुआ है, साथ में जो नियोनेटल है 28 दिन से कम का जो बच्चा है उसकी मौत में भी कमी आई है। और तीसरा, जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है वो भी हमारे देश के अंदर कम हुई है। इन कारणों से हमारे, अच्छा ये आंकड़े कहां से निकल कर आए? तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का है उसकी रिपोर्ट से यह जानकारी बाहर निकल कर आई है। देखिए एक आंकड़ा दिखाता हूं। 2012 में शिशु मृत्यु दर यानी 1000 बच्चों पर जो बच्चों की मौतें हो रही थी वो 42 थी, जो 2020 में घटकर 28 रह गई। 2012 में पैदा होने वाले हर एक बच्चे में से 42 एक साल भी नहीं जी पा रहे थे। आप सोचकर देखें कि 42 एक साल भी नहीं जी पा रहे थे जो बच्चे 1000 में से पैदा हो रहे थे। इसी तरह प्रति 1000 बच्चों का नवजात मृत्यु दर जो 29 था वो घटकर 20 रह गया है। ऐसे ही प्रति 1000 पर अंडर 5 के जो बच्चे हैं वो 52 थी जो घटकर 32 रह गई है। तो स्वास्थ्य का जो क्रमांक सुधर रहा है वो पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, तो सर इसका मतलब तो अच्छे थे हम पहले ही बिना स्वास्थ्य सेवाओं के? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हम पहले बच्चे पैदा ही इसलिए करते थे ज़्यादा क्योंकि हमें ये लगता था कि बहुत बड़ी इंडिया की मानसिकता हुआ करती थी कि बच्चे पैदा कर लिए 6, टोटल फर्टिलिटी रेट उस समय 6 की 7 की इतनी आती थी,
और पैदा इसलिए कर लिए क्योंकि बड़े होते होते इनमें से 3-4 तो बचेंगे ही नहीं। हमारी इतनी बुरी स्थिति पहले हुआ करती थी। आज भारत की स्थिति सुधरी है। आज भारत के अंदर जो प्रति परिवार औसत संख्या आ रही है वो 2 आ रही है। हम इतने बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समाज के अंदर अभी भी ऐसी अनुपलब्ध जानकारियां हैं या फिर ऐसी अभी भी लोगों के मन में विसंगतियां हैं कि वो बच्चों के ऊपर लगाम लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सवाल बनता है, सर चीन ने कैसे कंट्रोल किया? क्या उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी क्या? बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी थी, साथ में उन्होंने कुछ सख्ताई का भी पालन किया। सख्ताई कैसी? उन्होंने सबसे पहली सख्ताई इस बात की रखी कि चीन के अंदर 1970 में ये डिसाइड किया गया कि आने वाले दशक में 2 बच्चे, मतलब एक युगल जो है वो एक ही बच्चा पैदा करेगा। जिस प्रकार से चाइना अपनी 1 चाइना पॉलिसी लेकर चलता है, वैसे ही इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी भी निकाल दी। 1 चाइना पॉलिसी ताइवान को लेकर के है और 1 चाइल्ड पॉलिसी पूरे देश को लेकर है। अर्थात 2 लोग मिलकर, यानी एक कपल जो है वो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बच्चे को जन्म देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून था, डर था, इसलिए लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। वहीं दूसरी ओर भारत में भी प्रयास किया गया, लेकिन अनअवेयरनेस और मतलब एक तरह से जानकारी के अभाव में भारत के पास कोई ऐसा तार्किक कारण नहीं मिला कि बच्चों की संख्या कैसे कम की जाए। लेकिन हाँ, 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय जबरन नसबंदी के कैंप चलाए गए, लेकिन इस बात का जबरदस्त विरोध हुआ। अब हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रही, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही, सरकारों के द्वारा हमेशा पॉपुलिस्टिक फैसले लिए गए। पॉपुलिस्टिक का मतलब हुआ जनता को जो प्रिय हो वैसे निर्णय लिए गए। जनता को प्रिय है कि परिवार नियोजन नहीं करना है, नसबंदी नहीं करनी है, लोगों मतलब पुरुष जो हैं, पुरुषों की नसबंदी नहीं करानी है, उनको बच्चे पैदा करने के लिए खुला छोड़ देना है। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टी भी वोट बैंक से प्रभावित होकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष सारे नाराज हो जाएं और उस पार्टी को जिसने इस तरह का फैसला लिया है उसके खिलाफ वोट कर दें। लोकतंत्र में इस प्रकार के जो मतलब ऐसे हार्डकोर डिसीजन हैं उनको लेने में दिक्कतें आई। वहीं दूसरी ओर चीन के अंदर एकल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की सरकार रहनी है, आप विरोध करके दूसरे को ला ही नहीं सकते। तो जो फैसला ये करेंगे वही मान्य होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जनता किसी भी प्रकार का विरोध कर नहीं पाई और नतीजा आपके सामने है। फिलहाल स्थितियां ये हैं कि आने वाले वर्ष 2100 तक चाइना की पॉपुलेशन 76.7 करोड़ हो जाएगी। इंडिया इसके जस्ट डबल पॉपुलेशन पर खड़ा होगा। चिंता की बात क्या है कि सर एक बात बताइए, क्या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की वजह से चीन को कोई चिंता है क्या? पॉपुलेशन उसके कम हो रही है। देखिए, पॉपुलेशन कम हो रही है, उन्हें फिलहाल चिंता इस बात की नहीं है। चिंता इस बात की है कि जो फिलहाल वर्किंग पॉपुलेशन है, जो इनके देश की लगभग 68% है, ये जब बूढ़ी होगी आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि वर्ष 2100 तक इनमें बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। यानी आज से अगर 70 साल बाद की आप बात करते हैं तो इनमें से कई तो तब तक निकल लिए होंगे। जब देश की मैक्सिमम आबादी इस प्रकार की है, क्योंकि आज 69% के अराउंड या 68% के अराउंड इनकी पॉपुलेशन 15 से 64 साल के बीच की है, तो आप विचार करिए अगले 50 साल के भीतर भीतर वृद्धों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी। और इस वृद्धि के चलते उन्हें कंट्रोल या उन्हें संभालने वाले लोगों का अभाव रहेगा। जब चीन को यह बात समझ में आई तो चीन ने इसकी चिंता जाहिर करते हुए अब फिलहाल जो चीजें चला दी हैं वो क्या है कि महिलाओं और पुरुषों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनके यहाँ पर जो नियम है उनकी सख्ती काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रह गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन में फिलहाल पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई चाइनीज सिटी लोगों को $2900 तक प्रति कपल ऑफर कर रही हैं। सरकार के द्वारा काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और बच्चों को बर्थ की रेट को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिर सही क्या है? 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाना सही है या फिर 2 से अधिक चाइल्ड पॉलिसी अपनाना सही है? जैसा मैंने आपसे कहा, यदि आपको लगता है कि आपके देश में पर्याप्त संसाधन हैं इतनी जनसंख्या को खिलाने के लिए, तो देश को जरूरी है कि वो 2.1 TFR मेंटेन करे, यानी कि एक युगल के द्वारा 2.1 बच्चों को जन्म दिया जाए, 1000 पर 2100 बच्चों का जन्म हो। यह सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन ये तरीका अगर आपसे नहीं चलता, क्योंकि ये तरीका वो है जिसमें जितनी पॉपुलेशन आपकी है उतनी बरकरार रह जाएगी। अगर आपको नियंत्रित वे में आना है तो इस TFR को कंट्रोल में लाना होगा। जैसे फिलहाल देश की TFR 2 पर चल रही है, इसे आप कंट्रोल करके इतना नंबर पर ले आएं
जिसके चलते देश में जो फिलहाल वयस्क हैं, जब ये वृद्ध होंगे तो इनकी देखभाल के लिए भी कुछ युवा कतार में खड़े होंगे। अब बात करते हैं, सर पॉपुलेशन बढ़ने का कोई नुकसान होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। क्या नुकसान होता है? चलिए कुछ बातें बताते हैं। जैसे सबसे पहली बात, मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम बात करते हैं भारत के विकास की, तो आप जैसा जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तब प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 120 थी, जो कि आज 2023 में बढ़कर 481 हो गई है। इसके मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को रहने के लिए जो प्रति स्क्वायर क्षेत्र उपलब्ध था, या लोगों को रहने के लिए जो क्षेत्र था, अब वो कम हो गया। जोत जो है, यानी कि जो फील्ड एरिया है, उनकी संख्या में कमी हुई। लोगों की निर्भरता जमीन पर ज्यादा बढ़ गई। आश्रितों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से देश को ये सीधा सीधा नंबर दिखाई दिया। एक इंग्लिश विद्वान है जिनका नाम है थॉमस माल्थस। उनका कहना है कि जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के मुकाबले संसाधनों में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती, और जब संसाधनों में वृद्धि नहीं होती तो उस चक्कर में बहुत सी आबादी ऐसी है जो भूख के तले दब जाती है या फिर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने पिछले 73 सालों में 4 गुना आबादी की डेंसिटी इंक्रीज की है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें इस प्रकार से भी देखनी होंगी सुविधाओं के नाम पर। एक उदाहरण के रूप में अगर हम रेल नेटवर्क की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया में है। इसके बावजूद रिजर्वेशन में महीनों की वेटिंग का सामना करना पड़ता है। भारत दुनिया की माना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम भारत 122वें स्थान पर खड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम मिलकर के सब मिलकर जो कमाकर बताते हैं कि दुनिया में भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, ये सुनने में प्राउड जरूर देता है, लेकिन ये प्राउड नेशन प्राइड तो है, लेकिन ये आप लोगों का प्राइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली प्रति व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। नंबर्स बढ़ने के बावजूद भी हम बहुत निचले पायदान पर हैं। अगर इसे सुधारना है तो देश की इकोनॉमी तो ग्रो करती रहे और आबादी घटती रहे, तभी शायद इसमें संशोधन देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि ऐसी स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो स्थिति क्या बनकर आती है, तो बनकर आती है लोग नौकरी ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब नौकरी नहीं होती तो नौकरी के अवसर की तलाश में लोग माइग्रेट करने लगते हैं। आज हम देखते हैं कि देश में जितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, जो कि IIT IIM से पढ़ा हुआ है, वो या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए युवा हैं, वो नौकरी तलाशने के लिए बेहतर विकल्प की तलाश में विदेशों में चले जाते हैं, जिसे आप ब्रेन ड्रेन के रूप में जानते हैं, क्योंकि देश के अंदर उनके लायक काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, देश के अंदर लगभग 20 करोड़ लोग माइग्रेशन करते हैं। इनमें से स्टेट में भी माइग्रेशन करना शामिल है, अर्थात बिहार से निकलकर कोई व्यक्ति तमिलनाडु काम करने जा रहा है तो कोई महाराष्ट्र में काम करने जा रहा है, राजस्थान से निकलकर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में जा रहा है तो कोई मुंबई में जा रहा है तो कोई दिल्ली में जा रहा है। ये जो माइग्रेशन है, ये पॉपुलेशन बढ़ने का एक बहुत नेगेटिव पार्ट है। इसी प्रकार से हर साल करीब 25 हजार अरब रुपए की हमारे द्वारा केवल फूड कंज्यूम कर लिया जाता है। इसी वजह से भारत 121 देशों का जो हंगर इंडेक्स निकल कर आता है उसमें हम 107वें नंबर पर आते हैं, क्योंकि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए इतना पर्याप्त भोजन अरेंज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उन्हें 2 वक्त का न्यूट्रिशन वाला भोजन मिल जाए। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं, सर सबको गेहूं मिलता है, सबको चावल मिलता है, लेकिन गेहूं और चावल में सारे न्यूट्रिशन नहीं होते। ये आप साइंस पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से परेशानियां आना स्वाभाविक है। परेशानियां हैं तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? देखिए, इसके लिए कोशिश की जा सकती है। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने किया था। उन्होंने क्या किया था, एक प्रपोजल लाया था। प्रपोजल क्या था कि यदि किसी व्यक्ति के पास में 2 बच्चे हैं तो उसे टैक्स में रिबेट दी जाए, उसको प्रमोशन में मदद दी जाए, उसको फ्री एजुकेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज जैसी जो चीजें हैं वो ऑफर की जाए, और उसे कहा जाए कि यदि वो ऐसा करेगा तो उसे गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंसेस मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार से जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे रखते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब से या तो निकाल दिया जाए या उनके प्रमोशन में उनको रोक लगा दी जाए। ऐसी स्थिति के अंदर सवाल बड़ा बनता है कि ऐसी पॉलिसीज पर चर्चा तो होती है लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती हैं। अगेन, जैसा मैंने आपसे कहा, देश के अंदर लोकतंत्र है, नीतियां पॉपुलिस्टिक प्रकार की बनाई जाती हैं जो सबको प्रिय हो। अब किसी को यह कैसे अच्छा लगेगा कि उन्हें बच्चा पैदा करने से रोक दिया गया है? यह सब समझाइश से संभव है, एजुकेशन लेवल बढ़ाने से संभव है। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल बनता है, सर इसके कुछ फायदे भी तो होंगे।
आपने नुकसान ही नुकसान बता दिए, कुछ फ़ायदे भी तो होंगे। बिल्कुल इसके फ़ायदे भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर फिलहाल 25 साल से कम उम्र के हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय है। भारत के 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। भारत के 47%। आप सोचकर देखिए, आप में से भी जो यूथ मुझे सुन रहा है उनमें से आधा बच्चा 25 साल से कम उम्र का है, ये हम मान सकते हैं। यानी भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। अगर इस आबादी के लिए हम अपने आप को एक बाजार समझें तो दुनिया के लिए हम सबसे बड़ा आकर्षण हैं। हम इसे श्रमिक समझें तो हम एक बहुत बड़ा लेबर पूल हैं। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना यूथ है तभी तो इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज की बातें की जा रही हैं। अर्थात हम अपनी जनसंख्या के अगर लाभ पर काम करना शुरू करें, यानी डेमोग्राफी का अगर डिविडेंड की अगर हम बात करें, हम लाभ लेने की बात करें, तो हमारे देश में नौकरियां अगर पैदा हो गई या युवाओं ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया तो देश की तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा। विचार करिए, अगर हमारा ये 47% युवा जो कि 25 साल से कम का है, यदि ये नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाली साइड में आकर खड़ा हो जाए तो आप सोचिए देश का कैसे एक ही चुटकी में कायाकल्प हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे संभव है? हमने कहा अगर 47% में से 25% भी एक तरफ आ जाए और वो कहे कि भैया मैं तो केवल एक दुकान चलाऊंगा, हालांकि ये बात मजे में बहुत ली जाती है कि पकौड़े बेचूंगा, लेकिन कोई सी भी एक शॉप चले या फिर उसको लगता है कि वो टीचिंग कर सकता है, सर्विस दे सकता है, कोई धंधा शुरू कर सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डाल सकता है, अगर ऐसा कुछ वो एक व्यक्ति का काम भी पैदा कर लेता है एक अन्य व्यक्ति का, तो आप विचार करिए कि हमारी आधी आबादी को अपने आप रोजगार मिल गया और आधी आबादी जो है वो खुद से एंटरप्रेन्योर बन गई। देश में यही काम चीन ने किया। उसने बहुत से लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज के माध्यम से लेबर उपलब्ध करवाया, जिसके चलते दुनिया भर की कंपनीज चीन में सस्ते लेबर की तलाश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में उसे पहुंच गई थी। ठीक है ना? चलिए, इसके साथ साथ आने वाले समय में एक चीज और आएगी और वो ये है कि हमारे देश की अब महिला सशक्तिकरण की बारी है। महिलाएं जब पढ़ लिख जाएंगी, बड़ी संख्या के अंदर आजकल महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर टॉप करती हुई दिखती हैं। बोर्ड के रिजल्ट्स को देख लें या कॉलेज के रिजल्ट्स को देख लें, वहां टॉपर्स में बच्चियों की संख्या आती है। इस वजह से महिलाओं का भी अब जो जॉब के प्रति रुझान बढ़ेगा, और अगर महिलाएं जॉब के प्रति आकर्षित होती हैं तो एक बार के लिए तो जॉब के अंदर कमी देखी जाएगी, लेकिन इसके सकारात्मक फायदे ये होंगे क्योंकि चीन के अंदर 69% महिलाएं जॉब करती हैं, जिस कारण से महिला और पुरुष एक बच्चे को ही अपने जीवन काल में पालने की प्रेफरेंस रखते हैं। यदि महिलाएं भी जॉब पर जाना शुरू होंगी तो स्वतः ही संभव है कि आने वाले समय में जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अगर सकारात्मक फायदे हैं, नकारात्मक चीजें हैं भारत के साथ जनसंख्या की, तो कुछ सकारात्मक पहलू भी साथ में आते हैं। और तो और संभव है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी दावेदारी स्थायी परिषद के लिए कर दे, क्योंकि उसके पास अब दुनिया की इतनी पॉपुलेशन है जिसके भविष्य के निर्धारण के लिए उसे स्थायी सीट मिलना मतलब सर्वोपरि है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आप पूछेंगे क्या इस बात के बाद में चीन का क्या कहना है? तो उनका कहना है कि चाइना आफ्टर इंडिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास टैलेंटेड डिविडेंड है। अजी साहब, इंडिया में भी बहुत टैलेंटेड डिविडेंड है और आने वाले समय में ये टैलेंटेड डिविडेंड जबरदस्त काम भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब इसको अवेयरनेस आ गई है, और इसको अवेयरनेस इस बात की आ गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से भारत को महान बनाना है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को आज का यह सेशन पसंद आया, जिसमें हमने सभी पहलुओं को, पक्ष को, विपक्ष को, ग्रोथ को, नेगेटिव को, पॉजिटिव को, तथ्यात्मक जानकारी को साझा किया है, तो आपसे गुजारिश है कि सेशन के अंदर वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे जाकर आप क्लिक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपको भविष्य में भी ऐसी जानकारियां निर्बाध रूप से मिलती रहेंगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉपुलेशन रैंक के ऊपर, जो कि वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया था। हमारे पास एरिया के हिसाब से हम दुनिया में कहां आते हैं, ये सवाल पूछा गया था वेस्ट बंगाल पीसीएस में। मेरे प्यारे साथियों, हमने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और वो लिंक है हमारे अपनी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 4.9 से ज़्यादा स्टार रेटिंग है। समय निकाल करके उस रेटिंग को भी पढ़िएगा। विद्यार्थियों के बेहतरीन हमारे लिए कमेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट से हैं, और आप उन्हें पढ़कर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हम कितना अच्छा कोर्स यहाँ पर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हम मात्र 1999 में आप लोगों को स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सब के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट हैं
ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री इनको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिलहाल ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है, वर्ल्ड मैपिंग भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, यूरोप चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से अफ्रीका शुरू हो जाएगा, फिर हम एशिया में एंट्री करके इंडिया में एंट्री कर जाएंगे। मैपिंग के जस्ट बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा, फिर इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ ही इंडियन मैपिंग को हम कवर करते हुए चले जाएंगे। इंडियन मैपिंग को अलग से हम क्लास में नहीं लाएंगे। इसके बाद में फिर नया सब्जेक्ट आएगा। अगर पॉलिटी पढ़नी है तो वो लक्ष्मीकांत से पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमी पढ़नी है तो उसको बिल्कुल करंट ओरिएंटेड होकर पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री भी पढ़नी है तो बेहतरीन रिकमेंडेड किताबों से ही आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अभी जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर अपने लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेड सेक्शन में आपके लिए क्लासेस हैं और हां, आपके लिए हमने डेमो भी उपलब्ध करा रखा है, एक फ्री डेमो जिसमें आपको पता चले कि किस तरह हम बोर्ड से आपके लिए क्लास लेते हैं। और बाकी फायदे की बात यह है कि जो मैंने अभी आपको कंटेंट दिया ये आपको यहां पर नोट्स फॉर्मेट में ई बुक के अंदर प्राप्त हो जाएगा। आप जाकर के वहां ई बुक से अपना चीज ये लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए क्वालिटी के ऑप्शंस भी हैं, आप इन तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हाँ, हमारी टेक्निकल टीम को जब आप चाहें तब कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर रात 8 के बीच में 7878158882। ये तो एक नंबर है, इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं जैसे कि 9829104182, 9829104183 और 85। ये हमारे नंबर हैं जिन पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।